हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी का भी एग्ज़ाम है, इसमें हिस्ट्री से ये सब इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है। तो और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, समझिए बात को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको डील करना यानी कि 2-3 लेक्चर लेना 2-3 घंटा का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको शॉर्टकट में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को बना के इसको तोड़ दिए हैं, पूरा क्लासीफाई कर दिए हैं टेबल वाइज, और उस तरह से इसको हम समझ लेंगे कि आपको लगेगा कि अभी सिर्फ मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 पार्ट में वीडियो आएगा, छोटा छोटा पार्ट रहेगा, 10-20 मिनट का वीडियो रहेगा। दोनों पार्ट में, इस पार्ट में मैं पूरा का पूरा बता दूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और नेक्स्ट पार्ट में इससे क्या, इसकी विस्तार क्या थी और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ देखते हैं पहले। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। जब लोग अर्ली मैन थे, मतलब कि ईटा पत्थर लेके आग जलाते थे और कुछ भी पका कच्चा खा लेते थे, कुछ भी विदाउट ड्रेस रहते थे, ये सब जो सीन था, ये लोग सभ्य नहीं थे तब की कहानी है। लेकिन जब लोग सभ्य हो गए, मतलब कि हमारे ऐसा कपड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मली अपने तन को ढकने लगे। कुछ पका चक्का खाते थे, लेकिन अब कुछ पका के खाने लगे, और भी कुछ जो नॉर्मली वो लोग करते थे, अब उससे थोड़ा सा वो लोग डेवलप हो गए, थोड़ा सा सभ्यता उनमें आ गया, थोड़ा सा सभ्य तरीके से रहने लगे, उछल कूद कम करने लगे। मतलब कि समझ रहे हैं आप कि थोड़ा सा उनमें समझदारी आ गया। तो जब लोग में समझदारी आने लगा तो दुनिया के हर एक कोने में कहीं कहीं लोग, कुछ लोग समझदार होने लगे। तो अलग अलग जगह पर जब लोग समझदार हो रहे थे तो उसी को सभ्यता बोलते गया कि यहाँ के लोग कुछ समझदार हो गए हैं तो यहाँ पे मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, यहाँ का लोग कुछ समझदार हो गए हैं तो ये मिस्र की सभ्यता हो गई। अब यहाँ इंडिया की तरफ कुछ लोग समझदार हो गए तो ये इंडिया की सभ्यता हो गई, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। समझे? तो सिविलाइजेशन या सभ्यता क्या होता है? जब लोग वहाँ के सभ्य हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। पहले के अर्ली मैन जो थे, उन लोगों से जब उनका दिमाग विकसित हुआ और थोड़ा समझदार हुए तो सभ्य कहा गया और सभ्यता वहीं से आई। ठीक है? तो अभी सभ्यता का जो हमारा सभ्यता, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इससे क्या क्वेश्चन आता है वो समझेंगे। तो इस सभ्यता का खोज कब हुआ ये समझते हैं पहले। तो पहली बार इसको चार्ल्स मैसन ने 1826 में, अंग्रेज़ का शासन जब हमारे देश पे चल रहा था, तो पहली बार एक अंग्रेज़ थे चार्ल्स मैसन, जो कि पाकिस्तान की तरफ, जो अभी का ज़मीन जो पाकिस्तान में पड़ता है, उधर दौरा पे गए थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस किया कि यहाँ कोई सभ्यता पुराना रहा होगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि सभ्यता है, इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ कोई सभ्यता रहा होगा, चार्ल्स मैसन ने। और इन्होंने अपना 1842 में अपना जो इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नीज पेपर निकाला था, उसमें इसको मेंशन भी किया था कि शायद उस रीजन में उधर कोई पुराना सभ्यता रहा होगा। तो इस पहली बार कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन दिया था सभ्यता के बारे में? हमारा 1816 में चार्ल्स मैसन, ये याद रखिएगा। बर्टन बंधु कौन थे? बर्टन बंधु 1856 में लाहौर से लेके कराची तक, समझे, जो पाकिस्तान में जो शहर पड़ता है लाहौर, तो लाहौर से लेके कराची तक एक पटरी बिछाई जा रही थी, ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो जब वो बिछाया जा रहा था तो उसका जो काम चल रहा था, काम के दौरान एक जगह पे बहुत बड़ा बड़ा ईंटा मिला उन लोग को। तो वो ईंटा को वो लोग क्या किए कि वही पटरी में इस्तेमाल कर लिए, समझे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये ईंटा कहाँ से इसके अंदर आया। ये लोग समझा कि यहाँ कोई बिल्डिंग पुराना रहा होगा, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का या फिर ये कोई सिविलाइजेशन का हिस्सा था, ये वो लोग को समझ में नहीं आया। तो जो ट्रेन का पटरी का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर 2 इंजीनियर कौन थे? बर्टन ब्रदर, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछता है कि कौन वो 2 इंजीनियर थे जिनको पटरी बिछाते वक्त खुदाई हुआ था, तो सिविलाइजेशन से, हमारे सिविलाइजेशन से पत्थर का प्राप्ति हुआ था। तो वो बर्टन बंधु थे, बर्टन ब्रदर्स थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है? तो ये समझ गए, बर्टन्स को समझ गए। एक इम्पॉर्टेंट नाम और है अलेक्जेंडर कलिंघम। अलेक्जेंडर कलिंघम कौन थे? तो ये वो व्यक्ति थे जो पहली बार हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शोध में लगे, इसके बारे में पता करने में लगे। ये लोग इसके बारे में पता नहीं कर रहे थे। ये जो बर्टन बंधु, इनको तो गलती से मिल गया, ये सिर्फ बताएं कि वहाँ कोई लगता है कि वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन होगा। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर कलिंघम है, इन्होंने पहली बार, ये पहला इंसान है जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे पढ़े, इसको खोजने में लगे, और 3 साल तक, 4 साल मेहनत की है, लेकिन इनको भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ, कुछ पक्का पता नहीं कर पाए। मेन आपका नाम याद रखना है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल वो व्यक्ति थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजकर्ता थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये दोनों इंडियन थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये लोग जब खुदाई कर रहे थे, दयानंद साहनी जो है, इन्होंने हड़प्पा का खोज किया था,
और राखालदास बनर्जी जो हैं वो मोहनजोदारो का खोज किए थे। मोहनजोदारो कैपिटल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, समझे। सबसे बड़ा शहर कोई है तो वो मोहनजोदारो है, सबसे पहला शहर कोई है तो वो हड़प्पा है, समझे। हड़प्पा वाला हड़प्पा ये सबसे पहला शहर है। दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। किसके नेतृत्व में खोजा गया था? तो जॉन मार्शल के 1921 में, याद रखिएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा और 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदड़ो, समझ गए। तो मोहनजोदड़ो और दयाराम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो वो हो गए जॉन मार्शल, ये याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहली बार किसने बताया था? तो ये हो गए चार्ल्स मैसन, याद रखिएगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, अब इंडिविजुअली अगर पूछे कि हड़प्पा का खोज किसने किया तो हड़प्पा का साहनी जी ने, ये देखिए दयाराम साहनी जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? तो ये बनर्जी जी ने, यानी राखालदास बनर्जी ने, समझ गए। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, सब का सब एग्जाम ओरिएंटेड आपको बता रहा है। खोज से आप पूरा समझ गए क्या कहानी चल रहा था। काल समझते हैं कि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका काल कब से लेके कब तक था। तो इसका काल इंपॉर्टेंट जो थे जॉन मार्शल, जिन्होंने इसका खुदाई करवाया था, जिन्होंने इसको खोजा था। तो जॉन मार्शल का कहना था कि 3250 से लेकर 2750 BC तक इसका कार्यकाल रहा होगा, मतलब इसका काल रहा होगा, समझे। ये इतना पुराना है। ये कौन बोले थे? जॉन मार्शल बोले थे। लेकिन DP अग्रवाल ने कहा और C14 पद्धति से, यानी कि कार्बन 14 पद्धति आप जानते हैं जिससे किसी भी पुराना चीज़ का एज निकाला जाता है। C14 कार्बन 14 इसको बोला जाता है। C14 को कार्बन 14 पद्धति से जब निकाला गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कितना साल पुराना ये है सिविलाइजेशन, तो मालूम पड़ा कि 2300 से लेकर 1750 BC तक के लगभग में इसका काल रहा होगा। तो और इस पे मोहर भी DP अग्रवाल ने लगाया कि हाँ ये सही है, यही सही है। ये बहुत पुराना बता रहे हैं, इतना नहीं है, ये सही है। 2300 से लेकर 1750 तक का ही सही है। तो काल समझ गए हम लोग। आंसर 2300 से लेकर 1750 मारा जाता है, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक था, तो 2300 से लेकर 1750 तक था, याद रखिएगा। खोज समझ गए, काल समझ गए, नामकरण समझते हैं। नामकरण में क्या देखिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसका नाम है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम है और हड़प्पा सभ्यता नाम है। 3 ठो नाम है इसका। तो सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है? ये पुराने ज़माने से ही चलता आ रहा है कि कोई भी सभ्यता, लगभग सारे सभ्यता नदी के किनारे मिले हैं। तो जो नदी के किनारे सभ्यता मिलता है, नदी के किनारे सभ्यता क्यों मिलता है, ये भी इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि जो इंसान है वो नदी के किनारे ही बसते हैं, उनको पानी का ज़रूरत पड़ता है, जानवर का ज़रूरत पड़ता है। जानवर पानी पीने के लिए नदी के पास जाएगा, तो जानवर का भी इस्तेमाल करना होता है इंसानों को। तो जो जहाँ जानवर रहेंगे वहाँ इंसान रहेगा, और जहाँ पानी रहेगा वहाँ इंसान रहेगा। तो लॉजिकली क्या हुआ कि पानी के पास ही लोग बस जाते थे। तो ये सभ्यता हर सभ्यता कहाँ पड़ी? पानी के पास ही पड़ी। तो नदी के पास लगभग सारा सभ्यता मिलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि हमारा सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे मिला, ठीक है। तो इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब सरस्वती नदी जो है हमारे देश में नहीं बहती है, विलुप्त हो गई है। लेकिन उस समय सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी भी बहती थी, और ये दोनों नदी के बगल में ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हर जगह आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता था, समझ गए। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये भी पुराना तरीका था कि जब किसी सिविलाइजेशन का, जब किसी सभ्यता का नामकरण करने में दिक्कत हो, तो उसका जो पहला जगह खोजा गया है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ जाएगा। जैसे कि इस सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा जब था तो इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से सिंधु कैसे पड़ा, सिंधु सरस्वती कैसे पड़ा, हड़प्पा कैसे पड़ा, मैंने आपको बता दिया। ये पूरा का पूरा नामकरण का प्रक्रिया यही है। उद्भव समझते हैं। उद्भव मतलब होता है ओरिजिन। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन कहाँ से है, ये कौन लोग थे जो इसको बसाए हैं, वो कौन लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये देखिए, विदेशी मत कुछ और कहता है और स्थानीय मत कुछ और कहता है। विदेशी मत क्या कहता है, मतलब कि जो फॉरेनर्स थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो इंडिया था, इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता था हमारा ये सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था। और वेस्ट से और उधर वेस्ट बढ़िएगा तो उधर था मेसोपोटामिया का सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया के सभ्यता में एक छोटा सा सभ्यता था जिसको सुमेरियन सभ्यता बोला जाता था। तो विदेशी मत का ये मानना था कि जो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं वो लोग वहाँ से उठ के आके इंडिया में बसे और यहाँ पे आके इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण किया। ये विदेशी मत कहता है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा
क्योंकि जैसा सुमेरियन सभ्यता में घर मिलता है पक्का का, वैसा ही इंडस वैली में मिलता है। जैसा वहाँ पे धातु इस्तेमाल होता था वैसा यहाँ भी होता है। तो ये लोग बोलते थे कि जैसे जैसे वहाँ है वैसे वैसे यहाँ है, इसलिए वही लोग आके यहाँ पे इस सब चीज़ का निर्माण किए हैं। ये विदेशी मत है। लेकिन जो स्थानीय मत है, जो देसी मत है, वो क्या कहता है? तो स्थानीय मत ये कहता है कि नहीं, यहाँ के द्रविडियंस यानी यहीं के लोग, वी इंडियंस, हम ही लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण किए हैं, हम ही लोग वो थे जो इसका ओरिजिन किए थे। वो कैसे? क्योंकि अब इनका भी तर्क आता है कुछ, ये अपना तर्क देते हैं कि वहाँ भले ही सेम पक्का का मकान होगा जैसे हमारे यहाँ था, लेकिन आपके यहाँ पक्का का मकान तो था लेकिन नाली नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जो हमारे यहाँ एक नंबर था। आपके यहाँ सेम मेटल यूज़ होता था, लेकिन उस मेटल का अलग तरीके से अलग काम के लिए यूज़ होता था, हमारे लिए अलग तरीके से अलग काम के लिए यूज़ होता था। मेटल सेम था लेकिन तरीका अलग अलग था। यहाँ भी हम लोग का मतभेद चल रहा है। मतलब कि जब आप ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ था वैसे वैसे आपके यहाँ भी है, इसलिए हम लोग सेम हो गए हैं, तो कुछ कुछ चीज़ तो अलग भी है, तो सेम कैसे हो गए? जब अगर सेम इंसान ही रहते तो फिर सब कुछ सेम चलते रहता ना। कुछ कुछ तो अलग भी दिख रहा है। तो जब अलग दिख रहा है यानी कि हम लोग अलग थे। कुछ कुछ चीज़ मैच करता है, ये हम मानते हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि आप ही लोग वाला हम लोग सेम हैं, हम लोग अलग हैं। ये यहाँ के स्थानीय मत का मानना था, द्रविडियंस और इंडियंस का मानना था। और इसको राखल दास बनर्जी ने भी इसे मोहर लगाया कि सही बात है, हम लोग अलग हैं, द्रविडियंस लोग ही ओरिजिन हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। समझ पा रहे हैं आप? अब विशेषता समझते हैं इसका। इस सभ्यता का विशेषता बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसका विशेषता जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो समझ लीजिए। पहला विशेषता नगरीय सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता था। आज के टाइम में हमारे देश में जितने टाउन हैं उनमें जिस तरह का सिस्टम चलता है, उस तरह से आज से हज़ारों साल पहले सभ्यता हमारा जो ये है इसमें चलता था। नगरीय सभ्यता यानी कि टाउनशिप चलता था, नगर टाइप का पूरा सीन था, समझे? गांव टाइप का नहीं था, नगर टाइप का सीन था उस समय। ये इसकी विशेषता है। और सारे जो सभ्यता थे वहाँ पे नगरीय व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ नगरीय व्यवस्था था, याद रखिएगा। सेकंड देखते हैं तो कांस्य युगीन। ये कांस्य युगीन था। स्टोन एज होता है, कॉपर एज होता है, ब्रोंज एज होता है। तो ये ब्रोंज एज का था। जब किसी काल में किसी धातु का या किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उस समय काल को उसी के नाम से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अर्ली मैंस लोग के टाइम में ईंटा हुआ करता था, वो ईंट से ईंट जला के आग लगाते थे, ईंट का हथियार बना के हंटिंग करते थे, ईंट से ही चाकू जैसा बना लेते थे, सब कुछ ईंट में था उनका डिपेंड। तो वो पूरा स्टोन एज था, ईंट से था, स्टोन एज। उसके बाद सब कुछ कॉपर से चलने लगा, क्योंकि सबसे पहला धातु कॉपर है जो खोजा गया था हिस्ट्री में। तो उसके बाद कॉपर एज आया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में कॉपर में टिन को मिक्स करके एक नया धातु बनाया गया, ब्रोंज, और ये ब्रोंज एज हो गया। इस समय ब्रोंज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए इसको ब्रोंज एज कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस समय जिस धातु का सबसे अधिक उपयोग हो उस काल को उसी धातु पे उसका नाम पड़ जाता है। तो ये कांस्य युगीन था यानी ब्रोंज एज था। आर्ध ऐतिहासिक। आर्ध ऐतिहासिक क्या होता है? 3 स्टेप में हिस्ट्री को बांटा गया, एक प्राग ऐतिहासिक, एक आर्ध ऐतिहासिक, एक इतिहास। समझ पा रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक क्या है? जिसका कोई रिटर्न आपको परिमाण नहीं मिलने वाला है। अगर रिटर्न मिलता है तो उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन रिटर्न यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत पुराने अगर आप चल लीजिए, पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी क्या है, कैसे कैसे लोग आए, ये सब कहीं लिखित कहीं परिमाण नहीं है। हम लोग साइंटिफिकली इसको रिसर्च करके पता किए हैं, कहीं लिखित कुछ नहीं मिला है इस सब चीज़ का। तो ये प्राग ऐतिहासिक हो गया। आर्ध ऐतिहासिक मतलब कि लिखित तो मिला है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में या कुछ अलग लिपि में लिखित मिला है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसको बोलते हैं आर्ध ऐतिहासिक। और जब उस लिपि को पढ़ लेंगे तो वो इतिहास बन जाएगा। समझ? मतलब कि लिखा हुआ चीज़ को हम लोग पढ़ के किसी और को बताते हैं, वो इतिहास होता है। समझ गए? तो ये जो आता है ये आर्ध ऐतिहासिक में आता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक का हिस्सा है। यहाँ पे लिखा हुआ लिपि मिला है, सिंबॉलिक मिला है, लेकिन हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अगर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं तो शायद इसके बारे में हम लोग और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। फिलहाल हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसको आर्ध ऐतिहासिक कहा जाता है, याद रखिएगा। शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतना बड़ा ये सिविलाइजेशन था, इसमें कहीं हथियार नहीं मिले, कहीं बैटल ग्राउंड नहीं मिला, कहीं कोई वॉरियर से कुछ नहीं मिले। बाकी सारे सिविलाइजेशन में वॉरियर्स होते थे, जबकि इससे भरोसा होता था कि जंग करके ही ज़मीन लेना है, जंग करके वो एरिया हथियाना है। ये सब शुरू से चलते आ रहा है। लेकिन इस सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिले हैं, कहीं कोई बैटल ग्राउंड नहीं मिला है, कहीं कुछ ऐसा परिमाण नहीं मिला जैसे कि मालूम पड़े कि ये लोग भी जंग किया करते थे। सो ये बहुत शांति प्रिय सभ्यता भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिला वैसा। व्यापार प्रधान। ये नगरीय सभ्यता था, यहाँ व्यापार होता था। टाउन में क्या होता है? बिजनेस होता है। गांव में क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। तो और भी जितने सभ्यता थे उन सब जगह पे एग्रीकल्चर होता था, पशुपालन होता था, कृषि होता था।
लगा के गेहूँ अनाज वो लोग उगाते थे और खाते थे। लेकिन यहाँ पे व्यापार प्रधान था, यहाँ बिजनेस पे भरोसा होता था। और बिजनेस ऐसा वैसा बिजनेस नहीं कि बगल वाले मोहल्ले में जाके बेच दिए, अलग देश में, देश विदेश तक यहाँ पे बिजनेस चलता था। ये आज से हज़ारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इतना पुराना सभ्यता है, फिर भी वहाँ पे इतना डेवलप था, इतना डेवलपमेंट था। विस्तृत सभ्यता मतलब क्या कि बहुत बड़ा लेवल पे ये विस्तार था इसका। मतलब इंडिया का आज के डेट में समझिए तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतना बड़ा क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। पाकिस्तान में कम से कम 500 स्थल मिला है, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिला है। स्थल में आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, पूरा विस्तार में आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैला है और कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ता है। वहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको पूरा का पूरा विशेषता बता दिया है, उद्भव बता दिया है, इसके नामकरण बता दिए, खोज काल सब कुछ बता दिया है मैंने। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि इसका खोज किसने किया। मेनली याद रखना है आपको, जॉन मार्शल ने किया था 1921 में, दयानंद साहनी ने हड़प्पा खोजा था और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो खोजा था। पहला इंसान कौन थे जो इसके बारे में बेसिक कुछ बताए थे, तो वो थे चार्ल्स मैसन 1826 में, याद रखिएगा। काल इसे कब से कब तक था, तो याद रखिएगा कि C14 पद्धति से मालूम पड़ा कि 2300 से लेकर 1750 BC तक इसका काल था। नामकरण कैसे कैसे पड़ा, हड़प्पा क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि वो फर्स्ट नगर तक खोजा हुआ। सिंधु घाटी क्यों बोला था, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिला है, ये समझ गए। उद्भव क्या था, विदेशी मत क्या बोलते थे कि ये सुमेरियन सभ्यता है, और देसी मत क्या कहते थे कि नहीं हम लोग द्रविडियन से इसको खोजे हैं, और उस पर क्या क्या तर्क वितर्क था वो भी मैंने आपको बताया। विशेषता क्या क्या थी कि नगरीय सभ्यता था, कांस्य युगीन था, आर्द्र ऐतिहासिक था, शांतिप्रिय सभ्यता था, व्यापार प्रधान सभ्यता था और विस्तृत सभ्यता था। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, और अगला पार्ट में जब आपको बताऊंगा कि कौन सा स्थल कहाँ था और इंडिया का कौन से रीजन में कौन सा स्थल अभी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्थल हैं इसके, और कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अपकमिंग JPSC, SSC, MTS जो भी एग्जाम आने वाले हैं, असम राइफल, इन सब में जो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से तो क्वेश्चन पूछता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यही से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बढ़िया से इसको एनालाइज करके समझ लेना है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।